नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू सिंह चौहान अधिश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का भाग 1 पढ़ चुके थे। उसमें हमने गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु आदि को हमने कंप्लीट किया था। इसके बाद हम इसको भाग 2 आज इसका शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। भाषा इनकी हिंदी है और ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहले ये नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1893 में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है। उसके बाद पहले तो ये नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसका नाम था हिंदी शब्द सागर, ये इसकी भूमिका थी। उसके बाद ये स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। पद्धति इसकी विधेयवादी रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस ग्रंथ की रचना की उसकी पद्धति क्या थी? विधेयवादी। पद्धतियों की हम चर्चा एक अलग से हिंदी साहित्य के लेखन की पद्धतियों में हम विस्तार से इनको पढ़ेंगे। जो भी पद्धतियाँ, जिस भी लेखक ने जो भी पद्धतियाँ अपनाई हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में उन्होंने कुल कितने कवि लिए? 1000 कवि। 1000 कवियों का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 ईस्वी में प्रकाशन इसका हुआ था। अब आगे देखिए, आचार्य शुक्ल का योगदान। इससे पहले हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं जो कि आचार्य शुक्ल ने ही दी है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। वो कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, वहाँ के किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का मतलब यहाँ पर है मनोभाव, कि उस समय की जनता के मनोभाव क्या थे, विचार क्या थे, जनता क्या सोचती थी, उससे इसका अर्थ है चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। देखिए इसको, कि जैसे उस समय की जनता के जो मनोभाव होंगे, उसी के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी जिस प्रकार की जनता के मनोभाव होंगे, उस समय का साहित्य भी वैसा ही होता चला जाएगा। ठीक है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए आप देखिए कि शुरुआत से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों यानी इन्हीं मनोभावों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना, साहित्य की जो ये परंपरा है उसके साथ इसका तालमेल या सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अब देखिए क्या कहते हैं वो आगे, कि जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ, कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, उस समय का राजनीतिक वातावरण कैसा था, उस समय का सामाजिक वातावरण कैसा था, सामाजिक परिवेश कैसा था, सांप्रदायिक माहौल कैसा था, तथा धर्म के बारे में लोग कैसी मनोभावना रखते थे, कैसी थी धर्म की परिस्थितियाँ उस समय के अनुसार। ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक डेफिनेशन दी है। कई बार ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, किसने लिखी है या क्या है, तो ये आपको याद रखनी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे लिखा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की परंपरा की शुरुआत की। देखिए यहाँ पर आदिकाल, इसका जो मूल नाम है वो है आदिकाल। आदिकाल को उन्होंने क्या कहा? वीरगाथा काल भी कहा। इसकी समय सीमा 1050 से 1375 विक्रमी संवत
अब ये यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये ईस्वी ना होकर क्या है, विक्रमी संवत है। तो इसकी आदिकाल की जो समय सीमा है वे 1050 से 1375 विक्रमी संवत उन्होंने निर्धारित की है। उसके बाद आता है आपका पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने क्या कहा, भक्ति काल की संज्ञा दे दी, भक्ति काल का नाम दे दिया। दूसरा, भक्ति काल कब से शुरुआत है, आदिकाल आपका है 1050 से 1375 तक, तो आपका भक्ति काल हो गया 1375 से 1700 विक्रमी संवत। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आता है आपका उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्य काल को उन्होंने रीतिकाल का नाम दे दिया। रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल गद्य काल, तो 1900 से अब तक, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 1900 से 19वीं शताब्दी से अब तक का जो काल चला आ रहा है उसे कहते हैं आधुनिक काल। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि आदिकाल को उन्होंने क्या कहा, पूर्व मध्य काल को क्या कहा, उत्तर मध्य काल को क्या कहा, आधुनिक काल को क्या कहा, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल, और इनकी समय सीमा 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल है, 1375 से 1700 विक्रमी संवत भक्ति काल है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत रीतिकाल है, और गद्य काल है आपका 1900 से अब तक, जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए, शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक करते हुए अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल जी ने यहाँ पर क्या किया कि साहित्य के इतिहास को आलोचना से, उस समय जो भी लेखक थे या रचनाकार थे वो सभी अपने अपने मनोभाव प्रकट करते थे, अपने अपने विचार रखते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, आलोचना से इसे अलग कर दिया और अलग करते हुए अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ में कुछ मानक तय किए कि मुझे इस प्रकार इसकी रचना करनी है। अब आगे देखिए, साहित्य इतिहास को निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण देते हुए उन्होंने अपने इतिहास को एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण दिया। और क्या किया उन्होंने, युगीन परिस्थितियों को विकास क्रम से व्याख्या की। उस समय की युगीन परिस्थितियाँ, जो कि हमने उनकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि उस समय राजनीतिक वातावरण कैसा था, सामाजिक परिवेश कैसा था, धार्मिक परिवेश कैसा था और सांप्रदायिक माहौल कैसा रहा। तो युगीन परिस्थितियों को विकास क्रम से व्याख्या की। ठीक है, अब आगे देखिए, शुक्ल जी ने अपने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। उन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 सुस्पष्ट तरीके से कालखंडों में विभक्त कर दिया। देखिए क्या हैं वो 4, ये देखिए, भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर उन्होंने शोभित किया। भक्ति काल को उन्होंने निर्गुण धारा और सगुण धारा में बांट दिया। उसके बाद निर्गुण धारा को उन्होंने क्या किया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में बांटा। ज्ञानाश्रयी शाखा में आपके कौन आते हैं, कबीर आते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी। इसी प्रकार उन्होंने सगुण काव्य धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांट दिया। राम भक्ति शाखा में राम को मानने वाले और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण को मानने वाले आते हैं। तो भक्ति काल को उन्होंने इस प्रकार डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार अपने इतिहास में कवियों व साहित्यकारों को क्या किया, जीवन चरित्र संबंधी जानकारी के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। अब उन्होंने क्या किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि पहले तो क्या होता था, गारसद तासी को हमने पढ़ा, शिव सिंह सेंगर को पढ़ा और जॉर्ज ग्रियर्सन को हमने पढ़ा और मिश्र बंधु को हम पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया था, कवियों को
किसी ने वर्णानुक्रम पद्धति से, किसी ने कालानुक्रम पद्धति के आधार पर अपने ग्रंथ में कवियों का जीवन परिचय की व्याख्या की गई थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, जीवन चरित संबंधी जानकारी के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। देखिए सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि जीवन परिचय संबंधी जानकारी ना देते हुए उन्होंने जो रचनाएं की थी उन रचनाओं में साहित्य के मूल्यांकन को प्रमुखता दी, उन रचनाओं को उन्होंने अधिक महत्व दिया। ठीक है, तो ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में योगदान रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण रचना है यहाँ पर, तज़किरा ई शुअराई हिंदी। 1848 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा इसे लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। ठीक है, जिसमें हिंदी के कुल कितने कवि हैं? हिंदी के कुल 62 कवि इन्होंने लिए। और इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, कि इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि किस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, तो वो है तज़किरा ई शुअराई हिंदी। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है ये ग्रंथ 1848 ईस्वी में। इन्होंने कुल हिंदी के जो कवि लिए थे वो 62 लिए। ठीक है, आप चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथ हैं ये 3? देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है आपका हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 ईस्वी में। और तीसरा है आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। ये आपको रचनाएं याद रखनी हैं, इनके नाम याद रखने हैं, और ये कब प्रकाशित हुई ये भी याद रखने हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए नई दृष्टि, नई व्याख्या प्रदान करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। ठीक है, अब आगे देखिए, द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं। देखिए, द्विवेदी जी के साहित्य और द्विवेदी जी क्यों अपनी अलग पहचान रखते हैं, क्योंकि द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए, इससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसी ने कोई चुनौती नहीं दी और किसी ने उनके कथनों को निराकार नहीं किया। अब देखिए, द्विवेदी जी ने क्या किया, उनकी स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर, बिल्कुल प्रमाणों के आधार पर उन्हें खंडित किया। साथ ही उनके युग रुचिवादी एकांगी दृष्टिकोण को, कि उनका जो देखने का तरीका था, उनका जो दृष्टिकोण था, दृष्टिकोण के समानांतर, उसके समान अपने परंपरापरक दृष्टिकोण को स्थापित करके उन्होंने क्या किया, उनके दृष्टिकोण के समक्ष अपना दृष्टिकोण रख दिया। उसको स्थापित करके उन्होंने हिंदी साहित्य अध्येताओं के लिए एक व्यापक एवं संतुलित इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। अब देखिए यहाँ पर शुक्ल जी ने जिस आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, हमने देखा कि शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की एक परंपरा स्थापित की थी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल कहना ज़्यादा उचित समझा, और यह प्रचलित भी है, हम भी उसे आदिकाल ही ज़्यादा मानते हैं, आदिकाल ही वो कहा जाता है। तो ये आचार्य द्विवेदी जी ने अपने परंपरावादी दृष्टिकोण को उसमें मजबूती से स्थापित किया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आते हैं आपके राम कुंवर वर्मा। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन हुआ था 1938 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1938 ईस्वी में। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि
अर्थात कब से कब तक? संधि काल से लेकर भक्ति काल की समय सीमा की अवधि को लिया। फिर से देखिए इसको, डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की समय सीमा को लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरणों में बांट दिया? 7 प्रकरणों में विभक्त कर दिया और एक तरीके से इन्होंने क्या किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही वर्गीकरण का अनुसरण किया। ठीक है, अब देखिए आगे। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, उनको क्या किया? डॉक्टर वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि हैं, अपभ्रंश के पहले कवि तो हैं ही वो, लेकिन डॉक्टर वर्मा ने उन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हुए, अगर ये प्रश्न आ जाए कि हिंदी का पहला कवि किसने माना, तो किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, नागरी प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, वृहत यानी बड़ा इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी। ये स्थापना आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछी भी जा चुकी है, आगे भी बिल्कुल सीधे सीधे पूछ ली जाती है। 16 जुलाई 1893 ईस्वी। शताधिक लेखकों का सामूहिक प्रयास, और ये जो प्रयास था ये किसी अकेले व्यक्ति का नहीं और ना ही 1-2 व्यक्तियों का प्रयास है। किसका प्रयास है? 100 से ज़्यादा अधिक लेखकों का प्रयास है। तो हम क्या कहेंगे? शताधिक लेखकों का सामूहिक प्रयास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हिंदी साहित्य की परंपरा में और योगदान किस किसने दिया? तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं यहाँ पर, उनको हम देखेंगे जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और ये बिल्कुल आपको याद रखनी है। अब आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, देखते हैं इसको। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य की रचना की। डॉक्टर भागीरथ मिश्र हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य की भूमिका, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास कीजिए, सुनेंगे तो याद रहेगी। डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य की भूमिका। पंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में, प्रथम व द्वितीय खंड 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में, प्रथम व द्वितीय खंड 1965 में प्रकाशित हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित हुई ये रचना भी। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद की रचना है। उसके बाद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा का विकास 1924 और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 2 रचनाएं की, हिंदी भाषा का विकास 1924 और हिंदी भाषा और साहित्य 1930। डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य। अब देखिए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। महेश दत्त शुक्ल द्वारा भाषा काव्य संग्रह की रचना की गई 1873 ईस्वी में। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। ये जो भाषा काव्य संग्रह है, किसने लिखा?
महिषदत्त शुक्ल ने लिखा 1873 ईस्वी में, और यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। तो कोई पूछ ले कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी में। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। कृष्ण शंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में। ब्रजरत्न दास खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपको याद भी रखनी है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में आई हुई हैं और आगे भी आती ही रहेंगी। तो आज हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी प्रश्न हो दिमाग में, तो आप कमेंट करिए, पूछ सकते हैं आप बिल्कुल। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।